नमस्कार स्टूडेंट्स, G9 क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की दूसरी कक्षा। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बेसिक जानकारी ले ली थी कि क्या इस टेंस की परिभाषा होती है, कौन कौन से वाक्य होते हैं, क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या इसकी मैन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब की बात की थी हमने, डू और डच। मैन वर्ब बताई इसकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस। उसका भी हमने एक नियम पढ़ा था कि एस का प्रयोग कहाँ करेंगे और एस का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब देखिए आगे, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें भी यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, सब्जेक्ट है वो सिंगुलर यानी एक वचन, यदि वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन होगा तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस लगाएंगे। ध्यान देना, यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन होगा, तभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ेंगे। यदि सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, प्लूरल यानी बहुवचन, यदि वाक्य का सब्जेक्ट बहुवचन हो तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए, दो वाक्य लिखते हैं। He go to temple every day। सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। बात करें इसी नियम की, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जोड़ेंगे। वो नियम भी हमने पढ़ा था, जिन क्रियाओं के अंत में ओ अक्स जेड डबल जेड एस डबल एस एस एच और सी एच आए, वहां पर हम ई एस जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर गो है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस या एस जुड़ेगा। ही गोज टू टेम्पल एवरी डे। दूसरा वाक्य देखिए, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल यानी बहुवचन, दे गो टू टेम्पल एवरी डे, वही वाक्य है, लेकिन यहां पर हमने सब्जेक्ट को क्या कर दिया, बदल दिया। सिंगुलर था पहले वाक्य में, अब हो गया प्लूरल। दे यानी वे रोजाना मंदिर जाते हैं। गो वही फॉर्म है, वही क्रिया है, फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा ब्रैकेट में। तो अब यदि सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, सब्जेक्ट के प्लूरल होने पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान देना, किसी भी टेंस का वाक्य यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो उसके अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है। तो गो का गो, दे गो टू टेम्पल एवरी डे। अब देखिए, बात करेंगे इसके सब्जेक्ट्स की, कि सब्जेक्ट है वो सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं। देखिए सब्जेक्ट्स, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एक वचन जो सर्वनाम होते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, नीचे हमने लिख रखा है वक्ता। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला, यानी मैं आपके सामने खड़े होकर कुछ पढ़ा रहा हूं तो मैं हो गया वक्ता, ठीक है। यानी आई और वी, आई का अर्थ होता है मैं, वी यानी हम, वक्ता हो गया बोलने वाला। फिर सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, यानी मेरी बात को आप लोग सुन रहे हो तो सुनने वाला क्या हो गया, सेकंड पर्सन। फिर थर्ड पर्सन कौन होते हैं, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। जैसे हमने अभी वाक्य लिखा था, ही गोज टू टेम्पल एवरी डे, यानी वह तीसरा व्यक्ति है। मैं इस बात को बोल रहा हूं, आप इस बात को सुन रहे हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो गए थर्ड पर्सन, यानी ही सी इट दे और नाउन, यानी वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। अब देखिए आगे, जो आगे सब्जेक्ट्स हैं वो हमने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए आगे सब्जेक्ट्स और एक वचन सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी एक वचन कर्ता, प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी बहुवचन कर्ता। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, नाउन यानी संज्ञा, जैसे किसी व्यक्ति, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान दशा या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन देखिए, राम अकेला व्यक्ति, श्याम अकेला, सीता, गीता, बॉय लड़के,
स्टूडेंट विद्यार्थी, टीचर अध्यापक, चाइल्ड बच्चा, एक वचन संज्ञा हो गई। अब देखिए पीएन का अर्थ पर्सनल नाउन, ही सी इट एक वचन है। डीपी का अर्थ है डायरेक्ट प्रोनाउन, दिस दैट हेयर एंड देयर। इनडायरेक्ट प्रोनाउन समवन समबडी, नोवन नोबडी, एनीवन एनीबडी और वन। ये हो गए हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अलग अलग व्यक्तियों की बात की थी, एक एक व्यक्ति था, ठीक है। यहाँ पर देखिए राम एंड श्याम दोनों कंबाइंड हो गए, एक साथ हो गए राम एंड श्याम। एक वाक्य में जैसे आ गया राम एंड श्याम गो टू टेम्पल, ठीक है, तो वो बहुवचन सब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर दो व्यक्ति हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर अकेला बॉय था, लड़का था, यहाँ पर बॉयज हो गया, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट अकेला था, यहाँ पर स्टूडेंट्स, टीचर्स, चिल्ड्रन, बहुवचन हो गई। फिर पर्सनल नाउन में देखिए यहाँ पर था ही सी इट, यहाँ पर है आई वी यू और दे। डायरेक्ट प्रोनाउन में यहाँ पर दिस दैट हेयर एंड देयर, यहाँ पर दीज दोज हेयर एंड देयर। देखिए इनडायरेक्ट प्रोनाउन में समवन समबडी, नोवन नोबडी, यहाँ पर हो गया सम, ऑल और मैनी। अब देखिए आगे बात कर रहे हैं हम सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हमने जो बेसिक जानकारी थी वो पहले जो क्लास थी हमारी उसमें डिस्कस किया था हमने। 4 या 5 प्रकार के सेंटेंस माने जाते हैं। देखिए ईच टेंस हैज 4 काइंड ऑफ सेंटेंस। हिंदी में लिख लो, प्रत्येक टेंस में वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला वाक्य है वो है अफर्मेटिव, या इसको बोलते हैं असर्टिव, पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तीसरा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ये जो सेंटेंस होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज। दूसरा है WH वर्ड। 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव हो गए, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, एक WH वर्ड से शुरू होने वाला। फिर देखिए आगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। देखिए आगे बात करेंगे हम इन वाक्यों के पैटर्न की। देखिए आगे पैटर्न, वाक्य पढ़े हमने 4 प्रकार के। अब उन वाक्यों के जो पैटर्न होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पैटर्न का सूत्र, जैसे हम गणित पढ़ते हैं, गणित में अगर हमें कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, उसको अगर हमें हल करना है तो हमें उस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगेगा, जो सूत्र लगेगा, अगर वो हमें याद है तो उसकी सहायता से हम उस सवाल को, उस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश में जो वाक्य होते हैं उनके पैटर्न होते हैं। हर लैंग्वेज का अलग अलग पैटर्न होता है। सबसे पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य। सबसे पहले साधारण वाक्य में हम लेते हैं सब्जेक्ट। इसी टेंस के वाक्यों की बात हो रही है। सब्जेक्ट के बाद हम लेंगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद आगे लेंगे ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब और अंत में अदर वर्ड। दूसरा वाक्य है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज जो इस टेंस की क्या है, हेल्पिंग वर्ब। फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट, एडवर्ब और अदर वर्ड। अब आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। कितने प्रकार के बताए थे आपको? 2। एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, दूसरा WH वर्ड से। जो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा इंट्रोगेटिव, उसमें हम सबसे पहले लेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब, अदर वर्ड के साथ क्वेश्चन मार्क। दूसरा है WH वर्ड। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं वो आपको आगे बताएंगे।
WH वर्ड आएगा सबसे पहले, फिर डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे जो हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्मूला है वो सेम का सेम। देखिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब, अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। एक ये वाक्य है इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव जुड़ा है तो नोट का प्रयोग करेंगे, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ठीक है, एडवर्ब का तो था क्रिया विशेषण। एडवर्ब है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का तो था विशेषण, एक जुड़ा हुआ इसमें वर्ब यानी क्रिया। क्रिया विशेषण शब्द जो समय के बारे में हमें बताते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। कौन कौन से होते हैं? इस टेंस का जो वाक्य दिया हुआ होगा एग्जाम में उनमें आपको एडवर्ब मिलेगी। जैसे कौन कौन सी होती है इस टेंस की एडवर्ब? ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, डेली, यूजुअली। ठीक है, ऑलवेज यानी हमेशा, ऑफन प्राय है, सेल्डम कभी कभी, समटाइम भी कभी कभी, डेली रोजाना, यूजुअली यानी सामान्यतः, जनरली सामान्यतः, फिर ओकेजनली, ओकेजनली है वो ओकेजन शब्द से बना है यानी अवसर, विशेष अवसर पर या आवश्यक रूप से, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, नॉर्मली साधारणतः, रेगुलरली रोजाना, नेवर कभी नहीं, हार्डली, मोस्टली, ऑर्डरली सामान्यतः। आगे ट्वाइस या 3 टाइम्स, ट्वाइस का अर्थ होता है दो, जैसे होता है ना वंस, ट्वाइस, 3 इस प्रकार। ट्वाइस यानी 2 बार, 3 यानी 3। एवरी डे रोजाना। फिर देखो ये स्लेस लगाकर जो लिखे हुए हैं इसका अर्थ हुआ एवरी डे, एवरी नाइट, फिर एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर यानी प्रत्येक दिन, प्रत्येक रात, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक मंथ महीने में और प्रत्येक वर्ष। ईच का अर्थ भी प्रत्येक या प्रति होता है, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, फिर ईच डे, ईच नाइट, ईच वीक, ईच मंथ और ईच ईयर यानी इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। एवरी यानी भी प्रत्येक या प्रति, ईच का अर्थ भी प्रत्येक या प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति रात, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक मंथ और प्रत्येक वर्ष। फिर ऑन संडे यानी रविवार को, ऑन मंडे यानी सोमवार। इस प्रकार सप्ताह के दिन का कोई भी नाम है जिसके साथ ऑन प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ हो। ऑन संडे जरूरी नहीं है कि ये 2 ही शब्द आए, यानी सप्ताह के दिन का कोई भी वार आ सकता है, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे इस प्रकार। फिर इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग यानी सुबह के समय या शाम के समय। फिर वंस ए डे, वंस का अर्थ होता है एक बार, दिन में एक बार। वंस ए डे, वंस ए वीक यानी सप्ताह में एक बार, वंस ए मंथ यानी महीने में एक बार। ट्वाइस का अर्थ बताया आपको क्या होता है? 2। ट्वाइस ए डे दिन में 2 बार, ट्वाइस ए वीक दिन में 3 बार, ट्वाइस ए मंथ महीने में 2 बार। ठीक है, इतनी बातें हमने पढ़ ली आज की कक्षा में। एडवर्ब के बारे में पढ़ लिया है, सेंटेंस पढ़ लिए हैं। इसके अलावा जो भी आगे की बातें हैं, जो भी इस टेंस की कंडीशंस होती हैं, या अगर हमें वाक्यों के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार एग्जाम में सेंटेंस आते हैं, बाकी का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।